Hello, dear students. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today we are going to discuss the short question of a white lamb, and the first short question is the white lamb. What arrangement were made by Nevesard for coming home of Arshek? निवेसर ने अरशेक के घर आने के लिए कौन कौन से इंतजाम किए थे? वट अरेंजमेंट वर मेड बाय नेवेसर्ड फॉर द कमिंग ऑफ अरशेक्स होम। सो यहाँ हमने लिखे हैं नेवेसर्ड वाज वेरी एक्साइटेड, बहुत खुश था, एंड ही मेड द फॉलोइंग अरेंजमेंट, और उन्होंने मंदरजदील इंतजाम किए हुए थे। ही पेक्ड अ फाइन वाटरमेलन, उसने काटा एक खूबसूरत वाटरमेलन तरबूज, एंड हनी स्वीट पेग्स, और शहद की तरह मीठे पेग्स भी उन्होंने काट लिए। पर अरशेक के लिए उन्होंने पैक्ट कर दिए। He had raised a lamb for the special occasion of Arshek's coming home. उसने अरशेक के घर आने के खसूसी मौके के लिए एक मेमने को भी पाला था। He went home, वह घर गया। Cleaned the house, घर की सफाई भी की। Swept the yard, सहन को झाड़ू भी किया। Sprinkled it with water, और इस पर पानी का छिड़काव भी कर दिया। Laid the table, टेबल को भी बिछाया, टेबल पर चादर वगैरह बिछाया। एंड एंक्शसली बिगिन टू वेट फॉर अरशेक, और अरशेक के लिए शिद्दत से इंतज़ार शुरू कर दिया। तो यही इंतज़ामात उन्होंने किए और फिर अरशेक का इंतज़ार शुरू किया। सेकंड क्वेश्चन इज़ वाई वाज नेवेसर्ड सो एक्साइटेड एट द अराइवल ऑफ अरशेक? नेवेसर्ड अरशेक के अराइवल आमद पर इतना खुश क्यों था? तो यहाँ हमने लिखा है नेवेसर्ड वाज सो मच एक्साइटेड विद द अराइवल ऑफ अरशेक, अरशेक के आमद पर बहुत ज़्यादा खुश था। बिकॉज ही हैड नो लिविंग रिलेटिव्स इन द विलेज, क्योंकि गांव में उनका कोई भी जिंदा रिश्तेदार नहीं था। अरशेक वाज हिज ओनली नीप्यू, अरशेक उसका वाहिद भतीजा था। हिज पेरेंट डाइड, या हिज पेरेंट हैड डाइड। अगर ऐसे लिख ले तो इट विल बी बेटर। हेड पेरेंट हैड बीन डाइड ऑफ हंगर ड्यूरिंग द वॉर, उनके वालिदैन वफात पा गए थे वार के दौरान, भूख की वजह से जंग के दौरान वफात पा गए थे। नेवेसर्ड हैड टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर अरशेद आफ्टर हिज पेरेंट डेथ, और नेवेसर्ड ने अरशेद की देखभाल की जिम्मेदारी अपने ज़िम्मे लिए थे उनके वालिदैन के मौत के बाद। ही कंसिडर्ड अरशेक हिज ओन सन, वो अरशेक को अपना बेटा तस्वुर करता था, इसी वजह से वो इस पर बहुत खुश था। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्क्राइब द फ्लाइट ऑफ नेवेसर्ड आफ्टर द डिपोर्चर ऑफ अरशेक विदाउट मीटिंग हिम। जब नेवेसर्ड ने अरशेक से मीटिंग नहीं किया तो वही और नेवेसर्ड की हालत उसी वक्त में कैसे थी वो ज़रा बयान कर लें। तो हमने लिखा है द फ्लाइट ऑफ नेवेसर्ड, यानी हालत नेवेसर्ड की हालत आफ्टर अरशेक्स डिपार्चर, अरशेक के रुखसत होने के बाद, वाज वेरी पैथेटिक एंड मेजरेबल, बहुत काबिल अफसोस थी और मेजरेबल भी थी। नेवेसर्ड फेल्ट, नेवेसर्ड ने ऐसा महसूस किया, एज इफ द रूफ हैज़ कम डाउन ऑन हिज हेड, के रूप छत उसके सर पर गिर गया। His eyes that stared at the ground, उसकी आंखें जो ज़मीन की तरफ देख रही थी, seemed to have been sunken, seemed to have been sunken, ऐसे दिखाई देने लगे कि ये बिल्कुल डूब गए हैं अपने पीठियों में। His back seemed more stooped देन ईवर, और इसका बैक कमर पहले की बनिस्बत ज़्यादा झुकी हुई थी। ही वॉज वेरी सॉरी फॉर हिज इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ अरशेक, और उसे अरशेक के लापरवाह रवैये पर बहुत अफसोस था। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी द वाइट लैम? वाइट लैम का मरकज़ी ख्याल क्या है? इज़ दिस थीम रेलेवेंट टू आवर कल्चर एज वेल?
क्या ये मरकज़ी ख़्याल हमारे सक़ाफ़त से भी मिलता जुलता है? तो हमने लिख लिया, द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी इज़ रिलेशनशिप। इस कहानी का मरकज़ी ख़्याल रिलेशनशिप है कि रिलेशनशिप में हमें क्या करनी चाहिए। डिस और फिर ये कहता है कि डिसोबीडियंट मीन नाफरमान, प्राउड मगरूर, एंड थैंकलेस और नाशुक्र चाइल्ड बच्चा जो है इज़ मोर पेनफुल देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। वो ज़्यादा तकलीफ देह होता है, दुनिया में किसी भी चीज़ से ज़्यादा तकलीफ देह होता है। हियर इन दिस स्टोरी इट हैज़ बीन स्टेटेड, इस स्टोरी में ये कहा गया है, दैट व्हेन समवन गेट्स हाई स्टेटस इन सोसाइटी, कि जब हमारे मुआशरे में किसी आला मुकाम तक पहुंच जाता है कोई आदमी, ही फॉरगेट्स हिज रियल पोजीशन, तो उस वो अपने असल पोजीशन को छोड़ जाता है, एंड द पास्ट लाइफ और माजी की ज़िंदगी को भी छोड़ जाता है, और सब कुछ वो छोड़ जाते हैं। द थीम इज़ वेरी मच रेलेवेंट टू आवर कल्चर। इस कहानी की थीम, मरकज़ी ख़्याल हमारे कल्चर, हमारे सक़ाफ़त से भी मिलता जुलता है, because there are so many sons who treat like our sheikhs in our society, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हमारे मुआशरे में भी और शेख की तरह रद्द-ए-अमल करते हैं, रवैया इख्तियार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 is राइट डाउन द प्लॉट ऑफ द स्टोरी द वाइट लैम। वाइट लैम के प्लॉट लिख लो। तो प्लॉट में हमने लिखा है, प्लॉट डेवलप थ्रू अ सीरीज ऑफ इवेंट। प्लॉट मुख्तलिफ वाक़यात के तसलसल से डेवलप होता है। इट इन दिस स्टोरी द प्लॉट इज स्ट्रॉन्ग, गुड एंड कोहेरेंट। इस कहानी में प्लॉट स्ट्रॉन्ग भी है, अच्छा भी है, और कोहेरेंट मीन हम आहंगी भी इसमें है। द इवेंट टेक प्लेस इन अ वेरी इंटीग्रेटेड वे। मुख्तलिफ वाक़यात बहुत इंटीग्रेटेड अंदाज में एक दूसरे से वाक़ होते हैं, एक के बाद दूसरे एक तसलसल से वाक़ होते हैं, हम आहंगी के साथ वाक़ होते हैं। इट हैज़ आल्सो सस्पेंस टिल द एंड ऑफ द स्टोरी, और इसमें कहानी के आखिर तक सस्पेंस भी है, विच मेंटेन और इंटरेस्ट टिल द एंड, जिसकी वजह से हमारी दिलचस्पी आखिर तक जारी रहती है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, इज़ देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी द वाइट लैम। वाइट लैम स्टोरी में कोई कॉन्फ्लिक्ट है? इफ यस, हाउ इज़ इट रिजॉल्व। अगर है तो ये कैसे हल हुआ है? तो हमने लिखा है, यस देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक तजाद है, विच इज़ इन द माइंड ऑफ निसेवर्ड, जो निवेसर्ड के जहन में है, that why our sheikh has gone to the chairman house without any apparent reason, के बगैर किसी वाज़ेह वजह के अरशेख क्यों चेयरमैन के हाउस घर को गया। एंड इट या एंड इट रीचेज एट क्लाइमैक्स, और एक ये कॉन्फ्लिक्ट अपने इख्तिताम को पहुंचता है, अपने छुट्टी को पहुंचता है, व्हेन ही इज़ एंक्शसली वेटिंग फॉर शेख अराइवल टिल द स्मॉल आवर, जब वो बहुत देर तक शेख के आमद के इंतज़ार करती है, एंड ही डजंट कम होम, लेकिन फिर भी वो घर नहीं आता है। द कॉन्फ्लिक्ट इज़ रिजॉल्व्ड, और ये कॉन्फ्लिक्ट फिर ख़त्म हो जाती है इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त, व्हेन निवेसर फाउंड आउट, जब निवेसर मालूम करता है, दैट हैज़ सन लेफ्ट विदाउट मीटिंग हिम, कि उसके बच्चा रुखसत हुआ उससे मिले बगैर, तो ये ख़त्म हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ वुड यू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इफ़ यू वर द ऑथर ऑफ द वाइट लैम। अगर आप इसके मुसन्निफ होते तो आप ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे हल करते? तो हमने लिख किया है, आई वुड हैव रिजॉल्व्ड द कॉन्फ्लिक्ट बाय मेकिंग अर शेख मीट हिज बेनिफैक्टर ऑन द वेसर्ड एंड टाइम। मैं इस तरह ये हल करता कि हर शेख को इस बात पर मजबूर करता, कन्वेंस करता कि अपने बेनिफैक्टर, अपने आपको जिसने फ़ायदा दिया है उससे पर वक्त मिल जाओ निवेसर से, सो दैट ही कुड फील बेटर, ताकि वो अच्छा महसूस करे निवेसर। आई वुड मेक अर शेख बिहेव ओबीडियंटली, नाइसली एंड स्वीटली कन्वर्सेशन। मैं अर शेख को इसी बात पर मजबूर करता कि आप ऐसा रवैया इख्तियार करो जो ओबीडियंटली हो, ताबीदारी पर हो, अच्छा हो,
स्वीटली हो एंड अच्छे कन्वर्सेशन उससे कर लो विद निवेसर्ड ऑन डिफरेंट टॉपिक, निवेसर्ड के साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स पर अच्छे कन्वर्सेशन कर लो। या क्वेश्चन नंबर 8 है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ निवेसर्ड एंड अरशेक। निवेसर्ड और अरशेक के किरदारों का मुवाजना कर लो, कंपैरिजन कर लो। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है कि निवेसर्ड इज़ अ सिंपल काइंड एंड सिंपैथेटिक मैन, एक सादा मेहरबान और हमदर्द आदमी है। ही हैज़ ग्रेट लव फॉर अरशेक, अरशेक के साथ उसका गहरा मोहब्बत है। ही हैज़ सोल्ड मैनी थिंग फॉर हिज हायर एजुकेशन, उसने उसकी आला तालीम के लिए बहुत से चीज़ें फ़रोख्त कर दिए हैं। ही गेट्स वेरी एक्साइटेड व्हेन ही कम टू नो अबाउट द अराइवल ऑफ अरशेक, जब वो अरशेक के आमद के बारे में मालूम करती है, उसे पता चलती है तो वो बहुत खुश होता है। एंड वेट्स एंक्शसली टू मीट हिम, और उनके साथ मिलने की शिद्दत से इंतज़ार करता है। ऑन द अदर हैंड अरशेक सीम्स टू बी डिसोबीडियंट, अरशेक बहुत ज़्यादा डिसोबीडियंट दिखाई देती है, नाफरमान दिखाई देती है। एरोगेंट एंड प्राउड, मगरूर और फख्र करने वाला दिखाई देता है। ही इज़ वेल एजुकेटेड इन द मॉडर्न एज, जदीद दौर में वह आला तालीम याफ्ता है। बट हैज़ लॉस्ट हिज कैरेक्टर, लेकिन उन्होंने अपना किरदार ज़ाया की है। व्हेन ही कम्स टू हिज विलेज आफ्टर 10 ईयर, जब वो 10 साल बाद अपने गांव आता है, ही नेग्लेक्ट्स ऑल द सेक्रीफाइसेस ऑफ हिज बेनिफैक्टर एंड ओनली अंकल नेवेसर्ड, तो वो अपने बेनिफैक्टर, अपने पल्लाह पायदा पहुंचाने वाला और वाहिद चचा को भूल जाता है, उनके सारे कुर्बानियों को भूल जाता है। एंड डजंट मीट हिम, और उससे मिलता भी नहीं। ही स्पेंड्स द नाइट एट चेयरमैन्स 2-story हाउस इंस्टेड ऑफ हिज ओन होम, अपने घर की बजाय वो चेयरमैन के घर में रात गुजार लेता है। एंड लीव्स द विलेज द नेक्स्ट डे विदाउट मीटिंग नेवेसर्ड, और नेवेसर्ड से मिले बगैर अगले दिन चला जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 9 नंबर, हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट टूथ इट इज़ टू हैव थैंकलेस चाइल्ड। ये इससे भी ज़्यादा तेज़ वार है इसकी, जितना कि एक सरपेंट मीन एक सांप के डंक का जितना असर होता है, इससे भी ज़्यादा होता है किस चीज़ की वार, देन टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड, बनिस्बत इसके कि एक नाफरमान बच्चा हो। यानी नाफरमान बच्चा जितने नुकसान और जितना तकलीफ़ पहुंचा देता है, तो एक सांप भी इतना तकलीफ़ नहीं पहुंचाता है। Critically evaluate this statement in the light of the text of the lesson the white lamb, white lamb के लेसन के मुताबिक इस सेंटेंस की ज़रा वजाहत कर लो, इस पर तनकीदी जायज़ा ले लो। सो द स्टेटमेंट, ये बयान, हाउ शार्पर देन द सरपेंट टूथ, कि ये सरपेंट एक सांप अजदहा की दांतों से भी तेज़ होता है। इट इज़ टू हैव थैंकलेस चाइल्ड, के नाफरमान बच्चे हो, नाफरमान बच्चों की नाफरमानी एक सांप के डसने से भी ख़तरनाक है। इज़ वेरी मच ट्रू, ये बहुत सच है। इट इज़ अ फैक्ट, ये एक हकीकत है। दैट द एरोगेंस एंड बैड बिहेवियर ऑफ वन्स ओन चाइल्ड इज़ मोर पेनफुल देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में किसी भी चीज़ से नाफरमान बच्चे की नाफरमानी ज़्यादा है। Here in this story, Nevesert is greatly hurt by the arrogant behavior of Arshek. यहाँ इस कहानी में नेवेसर्ट अरशेक के मुतकब्बिराना रवैये से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, उनको बहुत तकलीफ़ पहुँच जाता है। होम ही प्रोवाइडेड फाइनेंशियल हेल्प एंड पैटर्नल लव, जिसको उसने फाइनेंशियल हेल्प और पैटर्नल वालिद की तरह मोहब्बत प्रोवाइड की थी, लेकिन उन्होंने इन सब को नज़रअंदाज किया। So dear viewers, try to watch the question again and again and listen them again and again and try to learn them, and don't forget to share them with your all first year class fellows. Thank you so much. Khuda Hafiz.